फॉर एग्जाम्पल वीकली में हालांकि कोशिश यही करी जाती है, मैं भी जब बेटा करवाती हूँ तो 99.9% टाइम्स ये कोशिश होती है कि क्या आपके मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स को लेकर इक्का दुक्का बेटा आ जाते हैं। मंथली में वो भी इक्का दुक्का एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मैम मंथली प्रेफर करें कि वीकली, मैं कहूँगी बेटा मंथली पे ज़्यादा फोकस करो। वीकली में क्या है कि यू विल बी फेमिलियर टू द टॉपिक्स, वीकली में आप फेमिलियर रहोगे कि अच्छा ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। लेकिन मंथली में एकदम टारगेटेड आपको न्यूज़ मिलेंगी। मैनेज नहीं हो पा रहा है इतना सब कुछ, क्यों भाई? क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? हाय बेटा, हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड आई एम मॉर्निंग। फाइन, थैंक यू मैम। हाउ आर यू? ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। आप कहाँ से हो बेटा? मैम मैं उड़ीसा से हूँ। ऑलराइट, कैसी प्रिपरेशन चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है मैम, सब समझ भी आ रहा है। बताइए क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? मैम न्यूज़ रीडिंग कैसे करना है, मतलब लाइक न्यूज़पेपर का? न्यूज़पेपर मतलब आप करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि लीगल की आप इंग्लिश को बेटर करने के लिए? मैम जो टीचर्स बोले थे कि मतलब लाइक न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाना है, बस एक बार डेली रीडिंग करना है ताकि रीडिंग हैबिट भी फास्ट हो और यस। इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। तो उससे इंग्लिश भी अच्छी होगी। और जब आप एडिटोरियल्स पढ़ना बेटा, जो आपकी ये स्टेट वाइज न्यूज़ आती है उन पे फोकस मत करना। एडिटोरियल्स में जाओगे तो एडिटोरियल्स जब आप पढ़ोगे तो आपकी लीगल करंट अफेयर्स भी पूरे होते चले जाएँगे, या कोई भी ऐसा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी आपका कंप्लीट होगा। तो फोकस ऑन एडिटोरियल्स। व्हाट यू हैव टू डू इज़ डेली बेसिस पे एक टाइम कोई बना लो, जिसमें ठीक है तुम मैम। अभी करेंटली जैसे फ़ोन चलाती हो या कुछ ऐसा टीवी देखती हो, तो वो टाइम को यूटिलाइज़ करो, 10 से 15 मिनट वो एडिटोरियल पढ़ो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा बेटा, सिर्फ आप रीड करिए। ये जो ठीक आप है मैम। रीडिंग करोगे ना डेली बेसिस पे, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स, 1 महीने के अंदर-अंदर, अभी माइंड में आप जब रीडिंग करो तो आप समझ ना पाओ। हाँ अभी हाँ। आप उतना अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो वो आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो भी आ जाएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो यू विल हैव टू गिव टाइम टू दिस आल्सो, है ना? कि आप जब मैम न्यूज़ पे हाँ। तो उसका हेडलाइन के नीचे जो वो आर्टिकल लिखा रहता है वो पूरा पढ़ना होता है कि बस मतलब लाइक नहीं, नहीं, आर्टिकल या आर्टिकल पूरा पढ़ना होता है बेटा। आर्टिकल पूरा पढ़ना होता है। चूज़ कर लो 15 मिनट में, पहले स्टार्टिंग में तुम सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ पाओगी। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तुम हो सकता है 15 मिनट में डेढ़ आर्टिकल पढ़ लो। कोई दूसरा आर्टिकल का आधा भी कंप्लीट कर लो। तुम्हारा मेन एम यही है कि तुम रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है बेटा? ठीक है फिनिश? मैम। थैंक गॉड ब्लेस। चलो यार, टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग की तो बातें होती रहेंगी, है ना? बातचीत तो चलती रहेगी। टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। आज हम प्रिएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिएम्बल से रिलेटेड क्लैट 2026 में एक पैसेज पूछा गया था। सीधा पैसेज पूछा गया था। आज के सेशन में हम वो भी पूरा करेंगे। तो कुछ सवाल आपके दिमाग में जो उठ सकते हैं वो आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और जो लिटरल मीनिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं। वैसे प्रिएम्बल तो आप जानते हैं, वो आप पढ़ते चले आ रहे हो, जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आज तक की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, भाई तुम तो मतलब डेली बेसिस पे अपनी किताब में प्रिएम्बल देखते थे। तो उसका मीनिंग समझेंगे बेटा। साथ ही प्रिएम्बल हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है ये देखेंगे। क्या प्रिएम्बल को चेंज किया जा सकता है? क्या प्रिएम्बल में अमेंडमेंट क्या प्रिएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब भी आज के सेशन में हमें मिल जाएगा। और प्रिएम्बल के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, साथ ही बेटा क्वेश्चंस हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त? ठीक है बेटा? चलो बेटा। हाँ जी। तो बेटा सबसे पहले दिस इज द प्रिएम्बल, जो कि आप एनसीईआरटी कितने लोग पढ़े हुए हैं? कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बता दो भाई। और कितने बच्चों ने ये जो है ये देखा होगा अपनी किताब में फर्स्ट पेज में ही बेटा ये होता है। फर्स्ट पेज सबने देखा है ना? तो बेटा ये इसका फील आईसीएसई वालों को नहीं पता होगा, मतलब हम जैसे लोगों को नहीं पता होगा कि मैम क्या बोल रही है, मतलब प्रिएम्बल किताब में। बट यार ये सीबीएसई बोर्ड के जितने भी एनसीईआरटी पढ़े हुए बच्चे हैं ना, उनको ये पता होगा प्रिएम्बल बेटा लिखा होता है। लेकिन कभी भी हम लोगों ने कोशिश नहीं करी होगी इसके अंदर जाने की, और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फ्यूचर में इसरा मैम बैठ के आपको पढ़ाएंगी, इसके ऊपर केस लॉज बताएंगे। बट यार इंपॉर्टेंट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल यानी कि कॉन्ट्रोवर्शियल, जिस पे हमेशा चर्चा रही है, वो टॉपिक रहा है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बेटा। अब बेटा यहाँ पे प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है, कौन मुझे बताएगा प्रिएम्बल का क्या मतलब होता है? एक बच्चा है बहुत देर से चिल्ला रहा है जब से मैं स्टार्ट किया है सेशन। प्रस्तावना ही बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा कुछ और बताओ। इसके अलावा कुछ और बताओ, क्या होता है मीनिंग प्रिएम्बल का? बेटा प्रिएम्बल की बात करी जाए तो ये इजीली कहा जा सकता है कि प्रिएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कहा जा सकता है। अनामिका का कहना है, अनामिका का दोस्तों कहना है
कि इट इज़ अ प्रीफेस और कंटेंट और समरी। अच्छा, प्रीफेस वाली बात मुझे समझ आई। इट इज़ लाइक एन प्रीफेस, इट इज़ लाइक अ प्रीफेस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। अनन्या दत्ता ने कहा कि मैम इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड। तो आईडी कार्ड क्या डिनोट कर रहा होता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, हम सबको स्कूल्स में आइडेंटिटी कार्ड मिलते थे, आईडी कार्ड मिलते थे, तो ये क्या डिनोट करते हैं? आप बताओ। अथॉरिटी बताते हैं। सोल तो नहीं कहा गया तनिष्का इसमें। प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभिमन्यु, वेरी गुड बेटा। यस इंडीड, इट टेल्स about the objectives of the constitution। अच्छा एक बात बताना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये हमने अचीव कर लिए हैं? क्या हमने ये अचीव कर लिए हैं? नहीं कर लिए। यानी कि द एस्पिरेशंस, द एम्स एंड एस्पिरेशंस, अरमान, ख्वाब, टू बी अचीव्ड, अभी हमें अचीव करना है ये। तो प्रियम्बल क्या है बेटा? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। जब आप भारत के संविधान को का पीडीएफ भी देखोगे अगर आप, तो सबसे पहले इंडेक्स के बाद सबसे पहले प्रियम्बल दिया गया है। प्रियम्बल की आज सच कोई सीरियल नंबरिंग नहीं हुई है, नंबर 1 प्रियम्बल नहीं, प्रियम्बल। और एक बात और समझ के चलिएगा, ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ये सोचो कि खाली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, इट इज इन ऑल द लॉज। यहाँ पे लिखते हैं दोस्त, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लॉज या स्टैट्यूट्स, है कि नहीं है? सिविल प्रोसीजर कोड का अपना प्रियम्बल है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का अपना प्रियम्बल था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपना प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है कि जो आगे आने वाला लॉ है उसमें क्या दिया गया है, हमने ये लॉ क्यों पास किया है। सो इट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इट एक्ट्स लाइक अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या दर्शा रहा है, क्या अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करता है जो अभी माइट भी हमने अचीव नहीं करें, हमारा ख्वाब है अचीव करने का, हमारा एम और एस्पिरेशन। ठीक है, बात समझ आई? आगे देखिए, जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बेटा जवाहरलाल नेहरू, इनका कंट्रीब्यूशन जो है सब, बात समझ आई? आगे देखिए, जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं बेटा, बात समझ आई? आगे देखिए, जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बेटा जवाहरलाल और एस्पिरेशन। ठीक है, बात समझ आई? आगे देखिए, जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे बेटा जवाहरलाल नेहरू, इनका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ऊपर है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमारी संवैधानिक सभा, अच्छा लास्ट क्लास में बेटा याद, कोई आई होप तुम लोगों को डाउट ना हो लास्ट क्लास में, क्योंकि हम यहाँ पे अब संवैधानिक सभा पे आ चुके हैं हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है लास्ट क्लास में। जैसे कि हमने क्या कवर किया, जल्दी से हमने ये देखा कि किस तरह से कंपनी रूल हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, फिर उसके बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, 1858 में क्वीन डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 1935, फिर फाइनली बेटा 1946 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में 2 संवैधानिक सभाएं बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, और दोनों का संविधान बनाने का काम दिया गया। ये बेसिकली माउंटबैटन प्लान के बाद होता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब वो संवैधानिक सभा जो कैबिनेट मिशन ने जिसको एक ग्रीन सिग्नल दिया, हमें आज़ादी मिली, ये इसके पहले सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया बेटा, एक रेजोल्यूशन मूव किया। अब एक बात समझ के चलना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं असेंबली की, हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, और इसमें और आज भी पार्लियामेंट में सदन में जब भी कुछ पेश किया जाता है, जब भी आप अपना ओपिनियन रखते हो यार, तो आप ऐसे नहीं रखोगे बड़बड़ बड़बड़ करने लगोगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्म है। रेजोल्यूशन क्या है, एक प्रॉपर फॉर्म होता है। उस प्रॉपर फॉर्म को, उस मैकेनिज्म को जब आप फॉलो करोगे तो आप एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हो असेंबली को। तो ये रेजोल्यूशन का नाम था बेटा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने बेटा, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और फिर इसको अडॉप्ट भी हमने कर लिया था। बट अभी इतना समझो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था संवैधानिक सभा में। ठीक, आइए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह क्या रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है आपके सामने, एक आपके सामने एक स्निप है इसका, देखना दोस्तों। The Constituent Assembly of India met in the Constitution Hall, New Delhi at 11 o'clock. Mr. Chairman was Dr. Rajendra Prasad in the chair. What was the resolution? The aims and objects. अभी preamble बना नहीं है, preamble अपना रूप जो आज को हमें दिख रहा है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। Chairman, Pandit Jawaharlal Nehru will now move the resolution which stands in his name. जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे क्या कहा? Mr. Chairman, the Constituent Assembly, this Constituent Assembly has not been in session for some days. It has done much formal business, but more is yet to be done. We have been cutting away and clearing the ground on which we intend to erect the edifice of the Constitution. अंग्रेजी बहुत है, परेशान ना होना, बस ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से प्रियम्बल लेके आना। It however seems proper that before we proceed further, we should clearly understand where we are going. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे बोला कि बहुत समय से हम मिले नहीं हैं और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मल बिजनेस हो गए हैं और बहुत सारे होना बाकी। बिजनेस का मतलब पैसे बिजनेस में, डिसीजन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो कहते हैं कि हम आगे बढ़े, इससे अच्छा ये है कि हम क्लियरली ये समझ लें कि हमें किधर जाना है और हम क्या बिल्ड करने का इंटेंशन रख रहे हैं। इट इज़ अपरेंट, ये बहुत ही क्लियर है कि दैट ऑन सच ओकेजन्स डिटेल्स आर अननेसेसरी। कहा कि असेंबली में जब यहाँ पे बातचीत चल रही है, सेशन मतलब हाउस सेशन में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। इन बिल्डिंग यू विल नो डाउट यूज़ ईच ब्रिक आफ्टर मैच्योर कंसिडरेशन। आप जब बिल्डिंग बनाते हो, ये चीज़ बोली गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पेश किया, कहा एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर तब रखते हो जब आपको पता है कि हम सीधी बिल्ड कर रहे हैं। बिल्डिंग आप राउंड शेप में बिल्ड कर रहे हो, ट्रायंगल में बिल्ड कर रहे हो, तो आप वो पत्थर नहीं रखोगे, राइट। सो इन बिल्डिंग यू विल नो डाउट यूज ईच ब्रिक आफ्टर मैच्योर कंसिडरेशन। सोच समझ के आप पत्थर रखोगे जब आप बिल्डिंग बनाओगे। यूजुअली व्हेन वन डिजायर्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, वन मस्ट हैव अ प्लान फॉर द स्ट्रक्चर दैट वन विशेस टू इरेक्ट, देन कलेक्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड। कहा जब हमें बिल्डिंग बनाना है, ढांचा क्यों होता है, स्ट्रक्चर क्यों होता है, एक प्लान क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ्लैट बुक करना है, अभी वो बिल्डिंग बनी नहीं है, वो आपको एक प्लान, एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं। उसी तरह से प्रियम्बल का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। क्या कहा गया? फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन हैविंग वेरियस प्लान फॉर अ फ्री इंडिया इन आवर माइंड, बट नाउ व्हेन वी आर बिगिनिंग द एक्चुअल वर्क, अब हम बनाना शुरू करने जा रहे हैं, आई होप यू विल बी एट वन, यानी कि सभी का समर्थन होगा with me when I say that we should present a clear picture of this plan. संविधान होना कैसा चाहिए? To ourselves, to the people of India, and to the world at large. The resolution that I am placing before you defines our aims, describes an outline of the plan, and points the way which we are going to follow. ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू ने रखी संवैधानिक सभा के सामने, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने देखिए क्या कहा। The resolution that I am placing before you is in the nature of a pledge. Pledge का मतलब oath, pledge का मतलब शपथ। याद है असेंबली में प्लेज लिया जाता था, सब बेहोश होते थे, धूप इतनी तेज होती थी सब पे। Please stand straight for the pledge. It has been drafted after mature deliberation and efforts have been made to avoid controversy. हमने इस तरह से इसको ड्राफ्ट किया है कि फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। A great country is sure to have a lot of controversial issues, but we have tried to avoid controversy as much as possible. The resolution deals with fundamentals which are commonly held and have been accepted by the people. इस रेजोल्यूशन में यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल्स दिए गए जो सबके लिए रिक्वायर्ड है और सब इसमें एक्सेप्टेड रेजोल्यूशन या फंडामेंटल्स दिए गए। I do not think that this resolution contains anything which was outside the limitations laid down by the British cabinet or anything
विच मे बी डिसअग्रीएबल टू एनी इंडियन। कहा प्रियम्बल के अंदर या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रिटिशर्स अलाउ ना करते हमें करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा जो कि किसी को एक्सेप्टेबल नहीं हो। नो मैटर टू वॉट पार्टी, आप किसी भी पार्टी के हो, नो मैटर टू वॉट ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप के हो। Unfortunately, our country is full of differences, but no one, except perhaps a few, would dispute the fundamentals which this resolution laid down. The resolution states that it is our firm and solemn resolve to have a sovereign Indian republic. We have not mentioned the word republic till this time. अभी तक की हमने रिपब्लिक वर्ड मेंशन नहीं किया। पहली बार भारत में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जब प्रेजेंट किया गया था तब वर्ड आया रिपब्लिक। But you will well understand that a free India can be nothing but a republic. Why रिपब्लिक? इतना रिपब्लिक पे फोकस क्यों किया गया बेटा, अभी मैं आपको आगे बताऊँ। द वर्ड रिपब्लिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कंट्री रिपब्लिक है या नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है? रिपब्लिक फॉर्म डिनोट क्या करता है? आज तक की आपको ये नहीं पता होगा। प्रियम्बल आप जरूर पढ़ रहे थे, लेकिन किसी कंट्री का रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है ये तो पता होना जरूरी है। बताइए। बताइए बेटा। डेमोक्रेसी नहीं, नोप 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 नोप, वो तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बेटा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड सॉलम रिजॉल्व, बेसिकली टेरिटरीज की बात भी इन्होंने करी, वेर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, इससे में मतलब नहीं है ना, बाउंड्रीज वगैरह। फिर पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स आर डिराइव फ्रॉम द पीपल। लोगों को यहाँ पे पूरा अल्टीमेट अथॉरिटी हमने लोगों पे डाल दी है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी गई, पढ़ लीजिएगा। दिस एंशिएंट लैंड्स अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट्स फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें बात करी गई थी, बट फाइनल प्रियम्बल हमारा ये है बेटा। फाइनल प्रियम्बल जो आज को हमें दिख रहा है वो ये है। इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड, हमने क्या लिया? एक शपथ ले रहे हैं, सॉलेम रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम, कौन कर रहा है बेटा? हम कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को इनटू अ, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रताड़ित किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन अब नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश को बना रहे हैं एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और साथ ही एंड वर्ड एडिशन है, हम सिक्योर कर रहे हैं सभी नागरिकों को हमारे देश में क्या? जस्टिस, क्या लिबर्टी, क्या इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जस्टिस कैसी? जस्टिस होनी चाहिए सोशल, जस्टिस होनी चाहिए इकोनॉमिकल, जस्टिस होनी चाहिए पॉलिटिकल, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लिबर्टी कैसी? हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारा दिल में किसी भी धर्म को लेके बिलीफ हो सकता है, हमारा फेथ कुछ भी हो सकता है। हम कहें, हम कल को कहें हम इस लैपटॉप को ऊपर वाला मान रहे हैं, गॉड मान रहे हैं, ये मेरा फेथ है, कर सकते हैं। हम इसको वर्शिप करेंगे, हम कह सकते हैं हम करेंगे, ये फंडामेंटल राइट तो है ही आपका। लेकिन ये प्रियम्बल भी कह रहा है बेटा इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, और साथ ही बेटा प्रमोट करेंगे अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी कि बेटा भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होता है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड भारत की अखंडता और सांप्रभुता जो है वो भी एक रहे, एकजुट रहे इंडिया, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इज्जत उसकी जो है वो भी मेंटेन। बेटा ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So what are we saying? We the people of India, we told what we want to constitute India into, then what all we are securing to the citizens, and then what we are saying that in our Constituent Assembly, this 26th day of November, we are adopting, enacting and giving ourselves this constitution. तो यहाँ पे एक चीज निकल के आई है, ourselves क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे अथॉरिटी किसकी दिख रही है? पार्लियामेंट दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिख रहा है, प्रेसिडेंट दिख रहा है, पीएम दिख रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिख रहे हैं, होम मिनिस्टर दिख रहा है, कौन दिख रहा है? जल्दी से बताइए बेटा। तनिष्का वेरी गुड बेटा। ना यहाँ पे हमने यहाँ पे ना पार्लियामेंट की बात करी, ना सुप्रीम कोर्ट की बात करी, हमने किसी के बारे में बात नहीं करी। हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव अडॉप्टेड, वी हैव एनैक्टेड एंड वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हियर इट डिनोट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। याद रहेगा दोस्त, इतना याद रहेगा बेटा। प्रियम्बल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एज ए इंडियन सिटीजन आप मतलब अच्छा लगेगा, लर्न रहेगा तो अच्छा है ना। इसके तो आरब आप चाहो नोट्स बनाओ, बिल्कुल ऐसे आपको पीडीएफ मिल जाए बेटा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करनी।
बेटा प्रियम्बल से हमें मेजरली 4 चीज़ें पता लगी। अनामिका ने बताया था स्टार्टिंग में जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले बेटा हमें पता चला सोर्स क्या है, किसने बनाया है, किसने दिया है, किसने इनैक्ट किया है, हम ही ने किया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका नेचर क्या है? इट इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन सारे शब्दों को एक एक करके देखेंगे, परेशान ना होइए कभी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया जस्टिस, न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, और भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा आपस में होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और हमें डेट भी पता लगती है जिस दिन हम लॉ डे या संवैधानिक दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे मनाते हैं दोस्त, है कि नहीं है? ठीक है, आइए बेटा अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। Whether preamble is a part of the constitution or not, बड़ा मुद्दा है। क्या संविधान का पार्ट है प्रियम्बल या नहीं है? ये एक बड़ा मुद्दा था उसमें। क्यों? कोई चीज़ पार्लियामेंट का कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट था अमेंडमेंट। इसका इम्पैक्ट था अमेंडमेंट, यानी कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेटा आपका, और आप ये कह रहे हो कि प्रियम्बल यहाँ पे है, यानी कि इट इज़ आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और ना ही उसका कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एडिशन आप कर रहे हो, कोई भी चेंजेस आप कर रहे हो, किसी चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर करने के लिए हम अलाउ करते हैं। संवैधानिक अमेंडमेंट ओनली एंड ओनली एक ही रीज़न से अलाउ होता है, और वो है बेटरमेंट। तो आप ये कह रहे हो कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसका अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है, आज सिंपल एज दैट। अब इसके रिगार्डिंग बेटा हम 2 केसेस देखते हैं। नंबर 1 केस है री पेरूबरी यूनियन। दिस केस इज ऑफ 1960। तो सबसे पहली बार सवाल ये उठा, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब वेदर द प्रियम्बल इज इनसाइड और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो री पेरूबरी यूनियन के केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस बिकॉज ऑफ दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। तो पेरूबरी यूनियन का केस जो था, इस केस में प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं माना गया, नहीं माना गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हमने पेरूबरी यूनियन केस में कहा कि प्रियम्बल बहुत बढ़िया है, सब कुछ दे रहा है, अच्छी चीज़ है, सोर्स बता रहा है, डेट बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया ना, सीरियल नंबर में नहीं है प्रियम्बल। प्रियम्बल किसी सीरियल नंबर में नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक बिगिनिंग, प्रीफेस तभी कहा जाता है ना उसको। तो प्रीफेस इंडेक्स में तो होता नहीं है जब आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो या कोई भी बुक्स पढ़ते हो। तो ये पेरूबरी यूनियन में बहुत ही सेफली कह दिया क्या, नो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड एवर। ठीक, अब क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा अभिमन्यु। अब ये चीज़ बेटा कंटिन्यूड रही, ऑलरेडी कंटिन्यूड रही बेटा। 1973 में ये बात फिर से चैलेंज करी गई। मुद्दा इंडिया पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का था बेटा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड केस की, इसी पॉइंट पे सेकंड केस। इट इज द केसवानंदा भारती केस। 13 जजेस की बेंच बैठी थी बेटा इसमें। 1973 का था, 1960 से लेकर के 73 तक फिर से ये अनक्लियर पिक्चर थी, और इस बीच प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा रहा था। 73 में फिर से ये मुद्दा उठा, 13 जजेस की बेंच। ये क्लियरली स्टेट किया गया। इस केस को हम किस, मतलब इट इज़ फेमस फॉर व्हाट, एनीबॉडी यू कैन टेल मी? This case is famous for the basic structure doctrine. Basic structure doctrine, जब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। कि वो चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया जाता है, यानी कि ढांचा, बिल्डिंग का ढांचा टूट जाता है तो बिल्डिंग भी गिर जाती है, राइट। तो केसवानंद भारती केस में फिर से प्रियम्बल की बात होती कि भैया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो 1973 में 13 जजेस की बेंच थी, ये चीज़ क्लियर करी गई
कि यस द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल बाहर से अंदर लेके आया गया बेटा, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप चाहें तो बेटरमेंट के लिए उसका अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना केशवानंद भारती केस में उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर मान लिया गया था, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ये कहती है कि तुम्हारी मर्जी पार्लियामेंट की कि वो चाहे तो पूरे संविधान को ऊपर नीचे कर दे, अमेंड कर दे, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती केस में मैम प्रियम्बल को भी तो बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर इसमें अमेंडमेंट कैसे हुआ? अमेंडमेंट आगे चल के मैं आपको बता रही हूँ, अमेंडमेंट हुआ यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने 2 शब्द ऐड किए बेटा, क्या क्या? वर्ड सोशलिस्ट और वर्ड सेक्युलर। अरे मैम ये कैसे हुआ? अभी तो आपने कहा कि प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके बाद भी उसमें अमेंडमेंट करके हम चेंजेस कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं बेटा, कब कर सकते हैं? whenever, best, very good बेटा आलोक, whenever it is done for the betterment। आशी बहुत बढ़िया बेटा, जब भी हम किसी चीज़ को अच्छा कर रहे हैं तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई सरकार बनती है, फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी बनती है, समाजवादी पार्लियामेंट में बैठती है पार्टी और वो कहती है कि पार्लियामेंट वो प्रियम्बल में से हम 4 चीज़ें हटाना चाहते हैं, जस्टिस हटाना चाहते हैं, लिबर्टी हटाना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी हटाना चाहते हैं और इक्वालिटी हटाना चाहते हैं। क्या ये कर सकते हैं? क्या ये किया जा सकता है? ए यस या बी नो? ए यस या बी नो? क्या ये किया जा सकता है? ए यस या बी नो? ए यस या बी नो? क्या लगता है? समाजवादी पार्टी बनती है, कहती है कि हम प्रियम्बल में से जस्टिस हटा रहे हैं, इक्वालिटी हटा दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी हटा दे रहे हैं और आपका लिबर्टी हटा दे रहे हैं। बेटा वो ये चीज़ नहीं कह सकती है। क्यों? क्योंकि ऐसे करने में समाजवादी पार्टी हमारे प्रियम्बल को डाउनग्रेड कर रही है। डाउनग्रेडिंग अलाउड नहीं है, अपग्रेडिंग अलाउड है बेटा। आईफोन 10 रखे हो, आईफोन एक्स रखे हो, 10 रखे हो और उससे आईफोन 6 पे जा रहे हो, वो अलाउड नहीं। आईफोन 10 से 17 पे जाओ ना, क्या दिक्कत? बेटर करो, बुरा मत करो। यही चीज़ बेटा इसी प्रिंसिपल पे 1976 में, वो 1976 का वो साल था जब ये अमेंडमेंट किया गया। इसका कोड है बेटा याद करने का 4 + 2 6, तो 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 4 + 4 8, 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ठीक है, याद रखना उसको। ठीक है भाई, याद रहेगा ये। आगे आइए, क्या हो गया? साउंड नहीं क्लियर है? देख लीजिए भैया, साउंड वाउंड तो क्लियर होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो भैया 1976 में ये 2 चीज़ें हमने क्या करी, ऐड करी। अब आज तक कि आपने केस देखा होगा, सुब्रमण्यम स्वामी का केस, उन्होंने पिटिशन फाइल किया कि ये क्यों 1976 में ये क्यों अमेंडमेंट किया गया? क्या सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से पहले हम सोशलिस्ट नहीं थे? क्या सेक्युलर वर्ड ऐड करने से पहले हमारे देश में सेक्युलरिज्म नहीं था? भाई आर्टिकल 25 to 28 फंडामेंटल राइट्स तो थी ना रिलीजन की, तो सेक्युलर वर्ड क्यों ऐड किया आपने? आपको पता है आज तक कि इसको चैलेंज किया जाता है, यानी कि 1950 से लेकर के 2025 का केस है शायद सुब्रमण्यम स्वामी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। आलोक भाई ऐसे भी इतना भी रिलेटेबल नहीं होना था, तो बात इतना समझ लीजिए आप, ठीक है? तो इसको बेटा चैलेंज किया गया। 2 वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड। अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे बता दे भाई प्लीज़, मेरा ये आपसे एक अर्जी है कि मुझे बताइए कि इसमें से कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो। प्यारे बच्चों प्लीज़, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहूँगी अगर आपको समझ में ना आया। सब क्लियर है दोस्त? बहुत बढ़िया यार, दिमागदार हो यार तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ही करने को हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, शॉर्ट समरी गुनगुन एंड में देंगे ना। सब कुछ समझ नहीं आया? सारांश भाई दर्द हुआ? अच्छा हाँ यार सारांश ऐसे मत बोलो यार चलो आगे आ जाओ यार, जिसको भी समझ में ना फील फ्री यार, हैंड रेज करो, बातचीत करेंगे यार। मेरा क्लास बहुत लाइट रहता है यार, क्लास जैसा क्लास नहीं रहता, आप लोग खुद भी अग्री करोगे। तो यार डिस्कशन करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो अगर ना समझ में आओ हैंड रेज कर देना किसी भी पॉइंट पे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर अभी आगे पढ़ाएंगे। ऑन स्टेज कैसे आना है बता दो भाई पलक को। पलक के जो आपको स्क्वायर दिख रहा होगा ना, जिसमें आपको आपका बॉडी दिख रहा होगा ऐसे करके,
पिक्चर बना हुआ है उसको टैप करने पे आएगा। सौरभ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बच्चे अभी मत ध्यान दो उस पर, क्योंकि हम अमेंडमेंट करेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे तब। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, चलो मैं आपको ब्रीफली बता दे रही हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन होती है, पहले तो इतना समझ लो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है। किस केस में? केशवानंद भारती केस में, केबीसी में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या हुई? इवॉल्व हुई। बहुत बढ़िया। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कहा क्या गया है? कहा है कि पार्लियामेंट के पास वैसे तो पावर है अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन करके ये कहा कि पार्लियामेंट की पावर है, वो चाहे पूरे संविधान को अमेंड करे, लेकिन वो चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेगा कोर्ट, उसको टच नहीं कर सकते। टच करोगे तो फिर पिघल जाओगे बेटा। फौलाद है ये, अंबुजा सीमेंट की दीवार है बेटा। आप समझ लो, टाटा की जो बॉडी नहीं होती गाड़ियों में, वो हाल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन ये कहती है कि वो सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम कंसिडर करते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज कर रहे हो तो उनके लिए और बेटरमेंट करिए, सोसाइटी के लिए बेटरमेंट करिए, उनको डाउनग्रेड कभी भी नहीं करते। धीरे धीरे करके पूरा संविधान बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए। इसको हम बेटा आर्टिकल 368 जब करेंगे तो चलिए कुछ चीज़ें बेटा यहाँ पे आप लोग बताओगे, मैं तो बताऊंगी नहीं। दो ग्रीन में जो वर्ड्स हैं इनको 1976 में हमने ऐड किया है। इन शब्दों का मतलब मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। सबसे पहले वर्ड सॉवरेन क्या डिनोट करता है बताइए मनीषका। फ्रीडम, सर्वोच्च गुणगुण, वेरी गुड बेटा। हेरिडिटरी ऑफ पीपल, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, निखिल ने सही बेटा, इंडिपेंडेंट, इंडिया इज इंडिया, अभिमन्यु वेरी गुड बेटा। नो एक्सटर्नल कंट्रोल, यस। सॉवरेन का मतलब होता है इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, फ्री टू टेक ओन डिसीजंस, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। मुझे ना बताइएगा मम्मी मैं 8 बजे आऊँ 9 बजे आऊँ, समझे? तो मम्मी भी उठाती हैं फ्लाइंग चप्पल। फिर आइए ये दो वर्ड्स बेटा 1976 में हमने ऐड कर, द वर्ड सोशलिस्ट। इन इंडिया वी हैव एडेड गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म। प्यारे बच्चों, गांधीयन सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि डिजीजेस को कम करिए, मतलब ये होता है कि इन इक्वालिटी जितनी कम हो उतना अच्छा है। विलेज पंचायत रिड्यूस करिए, जो मटेरियल रिसोर्सेज हमारे देश के हैं सब में बंटना चाहिए, कद्दू कटेगा तो सब में बटे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही लेके बैठ जाए। इक्वालिटी होनी चाहिए। वर्ड सेक्युलर, ओ भाई कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताओ। अभिमन्यु बताइए। Hi Abhimanyu, how are you? I'm good, ma'am. Actually, secular means the state has no religion and all religions are equal. बहुत बढ़िया, Right? बिल्कुल हाँ सही है। जी तो एक मैम बात बताओ हाँ जी कि गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है, जो आपको रूलिंग पार्टी है वो ये नहीं कह सकती कि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। नो मैम, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन हमारे प्रीएम्बल में कि आवर नेशन इज सेक्युलर। अच्छा, कोई भी एक रिलीजन के ऊपर कोई गवर्नमेंट बायस नहीं हो सकती है। यस। तो ये जो बात आपने बोली ना बायस ना होना, मतलब कहने का मतलब अभिमन्यु क्या होता है कि अगर 5 रिलीजन्स हैं तो पांचों हाँ को जी वो एक नज़रिए से देखेगा। हाँ जी हाँ जी ये न्यूट्रलिटी को डिनोट करता है, न्यूट्रल रहना। स्टेट का यस खुद का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। वेरी गुड अभिमन्यु, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैम। मैम एक्चुअली आई हैड अ डाउट। हाँ हाँ बताइए। मैम मैंने पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। आपने सोशलिस्ट इंटेग्रिटी, बताया, आपने सेक्युलर इंटेग्रिटी, बताया था। हाँ यस मैम, इंटेग्रिटी भी ऐड हुआ था, राइट? ऐड हुआ था, राइट राइट। हाँ जी इंटेग्रिटी भी थैंक वर्ड यू ऐड सो हुआ मच। था। वो आई थॉट कि मैं यूनिटी, गलत पढ़ रहा था। नो नो नो, इट इज एब्सोल्युटली राइट। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी में इंटेग्रिटी वर्ड जो है वो भी ऐड किया गया था, बट इतना रेलेवेंस नहीं है, ये ज़्यादा इशू बनता है। सही बताया ओके अभिमन्यु आपने। हाँ जी आलोक जी बताइए। यस मैम, मैं कह रहा था कि सेक्युलर में वो है कि अलाउड नहीं है, मतलब सबको न्यूट्रल रहना पड़ता है हाँ हमको। और फिर सेक्युलर ऐसा हो गया कि आप रिलीजन मानो ना मानो, वो एज फॉर पीपल वो आपका कंसाइंस है, बट हाँ फॉर गवर्नमेंट न्यूट्रल रहना पड़ता है। बट हमारी गवर्नमेंट उसको एक लूप होल बना करके यूज करती है कि हम एक रिलीजन का बेटरमेंट पे बात करेंगे और बाकी रिलीजन का कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी रिलीजन को डिफेम कर रहे हैं तब हम सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट हमारे में एक रिलीजन के बेटरमेंट पे बात होता है ताकि उस रिलीजन से हम वोट उठा सके या फिर उस कम्युनिटी से हम वोट उठा सके, और बाकी हम रिलीजन पे बात ही नहीं करेंगे ताकि हमारे ऊपर एलिगेशंस भी ना लगे। तो कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है, माइट बी रीजन हो सकता है माइनॉरिटीज़ के बेटरमेंट की कोई पार्टी है माइनॉरिटीज़ के बेटरमेंट के लिए बात करती है कि वहाँ से वोट बैंक बना ले,
कोई पार्टी है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए बात करती है, वहाँ से वोट। देखो पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, हमें उसमें क्या, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अच्छी बात करता है ये देखो तुम। कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अच्छी बात करता है, वो मतलब वही चीज़ है ना बेटा कि प्रैक्टिकलिटी में और किताबी चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें बेटा पॉलिटिक्स की हैं, फिर कभी बात होगी। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही कही कि सेक्युलरिज्म में होता क्या है, स्टेट का, सरकार का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, वो न्यूट्रलिटी को प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसका बायस नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेटरमेंट करेंगे और दूसरे रिलीजन को छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आलोक आपने जवाब दिया। बेटा सौरभ आप बताइए, क्या आपकी मैम डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की? मैम वही डाउट था मेरे को, सेम जो आलोक को था ना मैम, वही डाउट मेरे को भी था। बढ़िया। मैम हम देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को देखते हैं कि मतलब बायस है एक रिलीजन को लेके, बहुत जगह देखने को आता है। हाँ, तो ये तो तो मतलब बेटा अलाउ नहीं होना मैम, फिर कैसे होता है ये? बेटा देखो, अलाउड होना ना होना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, देखो अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट अब लॉ मेकिंग बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह पे अब पार्लियामेंट आ गई है। तो अब ये माना जाता है कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा जुडिशरी के हाथ में चला गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, जुडिशरी के पास है। तो बेटा कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चैलेंज होकर ऊपर जाती हैं ना, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कोई गाइडलाइंस देने के, जैसे डॉग इशू है, डॉग इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। आज भी आप देखोगे डॉग्स हैं हॉस्पिटल्स के एरिया में भी देखोगे, हर जगह गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होता। तो देयर इज जुडिशियल सुप्रीमेसी इन आवर कंट्री, हमारे देश में जुडिशरी सुप्रीम है। फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म को आप जाके रेज भी करोगे सुप्रीम कोर्ट में, पहली बात प्रियम्बल इन्फोर्सिबल नहीं है, लीगैलिटी पे आओगे तो प्रियम्बल एज सच इन्फोर्सिबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर बचा क्या हमारे पास धर्म को लेके, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, जिसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपका जो फेथ है आप उसको करिए, कोई बुराई नहीं है। सेक्युलरिज्म हमारे देश में है, लेकिन क्योंकि प्रियम्बल से डिनोट होकर निकल के आता है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब जवाबदेही है, सरकार जो बनाए उसकी जवाबदेही लोकसभा में है। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो आ जाते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट जिसको हम वोट देने के लिए जा रहे हैं, उसकी जवाबदेही है, पूछा जो जाता है लोकसभा में ये क्यों किया, आप नहीं किया। अब ये नहीं हो सकता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सेक्युलरिज्म नहीं कर रही है तो सरकार गिरा दे, है ना। तो ये फ़र्क है बेटा, आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है। लेकिन बेटा ये समझ के चलिए, पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है। पॉलिटिक्स को हमारे प्योर कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, प्योर एकदम प्योर है, और उसको उस नज़रिए से देखो कि कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने, जिन्होंने बनाया, उनका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने कितनी बेहतरीन चीज़ हमें दी है, और इसका यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, ये छोड़ दिया है ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई पार्टी आ रही है, 6 साल के बाद कोई और पार्टी आएगी, वो क्या पता बर्बाद ही कर दे, तो हमें नहीं पता क्या होगा इन फ्यूचर। तो लेट अस लीव पॉलिटिक्स टू द लीडर्स, है ना। थैंक यू। तो सेक्युलर वर्ड पे अच्छी डिबेट हुई है, और सेक्युलर वर्ड का जो मतलब निकल के आया है वो ये आया है कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, और स्टेट के लिए, सरकार के लिए सारे रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स विल बी, सब रिलीजन्स। ठीक। तो डेमोक्रेसी, तो भाई हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की जब भी बात करते हैं तो अब्राहम लिंकन जी का कोट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट में लोग पीपल में से ही बने हैं, बिल्कुल सही बात है। बाय द पीपल, हम ही ने चुना है तुम्हें, बिल्कुल सही है। और आप जो है हमारे लिए काम करेंगे फॉर द पीपल, दे शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, ये उनका स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी सेइंग है। और डेमोक्रेसी में बस इतना लिख दो, आपको हमेशा याद रहेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बेटा हल्क है एकदम, समझ रहे हो, अल्टीमेट अथॉरिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपब्लिक। मैंने आंसर देख लिया था, आई थिंक अनामिका आपने आंसर किया था उस टाइम पे। मेरा इंटरनेट नहीं सही है, आप बताओ। सोशलिस्ट का मतलब होता है संजना, डिजीजेस कम से कम हो, इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज़ कम से कम हो, विलेज पंचायत को बढ़ावा देना चाहिए, जो गांधी जी का कहना था, वही चीज़ हमने ऐड करी। डीपीएसपी में हम देखेंगे इसको। गणतंत्र, नो किंग क्वीन रूल। अभिमन्यु ये नहीं है, अभिमन्यु सही जवाब दे रहे हो बेटा आप। द हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड। किसी भी कंट्री में सरकार रिपब्लिक है या नहीं है, ये हमें कैसे पता लगता है? जब हमें ये पता लगता है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्की है यानी कि हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेटा रिपब्लिक नहीं होता है। रिपब्लिक में हमेशा याद रखना, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड दोस्त, यानी कि प्रेसिडेंट, जैसे कि इंडिया में। हम लोग को विजिबल तो होगा नहीं है, विजिबल है। तो ये कुछ शब्दों के मतलब थे जो हमने देखा। अब इसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी बच रहा है। जस्टिस है बेटा आपका सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। वोट डालने का अधिकार जो हमें दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज,
लिबर्टी है बेटा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की, ये क्यूमुलेटिवली आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ऊपर रुकाओ मैं लिख दूँ, ये तुम लोग को याद रहेगा। एंड लास्ट बेटा फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, और साथ ही हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। ये कर लोगे ना, लिख दूँ मैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये तो पूरा बेटा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में है। फिर भाईचारा जो है आपका, यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है? लिख दूँ? इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे बेटा, रेडी हो जाइएगा। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक दोस्त, लिबर्टी इज अ सिनोनिम ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है भाई कि प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल को हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना कि उससे असिस्टेंस हम ले सकते हैं। लेजिस्लेचर की लॉ मेकिंग पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता है प्रियम्बल, और एज सच किसी को पावर नहीं दे रहा है। ये कहो कि प्रेसिडेंट को प्रियम्बल पावर दे रहा है, नहीं, प्रियम्बल किसी को पावर नहीं दे रहा है। प्रियम्बल इज अ प्रीफेस जो कि हमें ये बताता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या। कुछ फेमस सेइंग्स है बेटा, जैसे कि नानी पालकीवाला ने बेटा यहाँ पे प्रियम्बल को कहा है इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड। के एम मुंशी जी ने यहाँ पे कहा है कि प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है इट इज़ द सोल जूअल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्नामेंट, गहना है। सोल वाला बच्चा ठीक था जिसने सोल बोला। प्रियम्बल इन अ नटशेल कंटेन्स आइडियाज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ये बेटा एक लैंडमार्क केस है आईसी गोलकनाथ का केस, उसमें कहा गया। एंड लास्ट, ये कई बार पूछा गया, री बर्बरी के केस में कहा गया था प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फेमस सेइंग्स है प्रियम्बल के। अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, रेडी हो जाइएगा। रेडी, 1 2 3 आई थिंक यस अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं। रेडी? अरे जो डेली हॉरोस्कोप देखते हो ना आप कि क्या होगा आपके साथ, जो राशि होती है, राशि कहते हैं उसको, कुछ मत ऐड करो गुनगुन, यही नोट से पढ़ना है, टाइम बर्बादी मत करो। बहुत है मेरे नोट्स में, उससे पढ़ो ना, कितना पढ़ोगी, बहुत कुछ है बेटा। रेडी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? Yes. Which of the following correctly describes the nature of preamble to the Constitution? It is enforceable. Nope. Source of power? Nope. Guiding principle? Yes. Superior? Nope. Correct answer C. 67%. रो दूं मैं क्या भैया? 10%, 19% superior to fundamental rights. Slow claps. क्यों? Why बेटा? Who told you? I did not tell you. ध्यान दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The time starts now. पहले काम करवा तो ध्यान नहीं करे सर थोड़ा से टका दे दो तो 40 सेकेंड, 88%। आई वॉन्ट 90% रिजल्ट बेटा, आई वॉन्ट 90% रिजल्ट। 90+% किसी भी सवाल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में ध्यान दिया करिए बेटा। अगर ध्यान दे रहे हैं और अगर उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, इट इज़ नॉट गुड।
राष्ट्रपति सलाह दे गई चेंज क्यों नहीं की सकती है? आई एम नॉट हैप्पी. व्हाई? हु सेड? आई टोल्ड यू बेटा, आई टोल्ड यू. यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. केस वन अंदर भारतीय केस में कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आ रहा है, और ये पार्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं केस वन अंदर भारतीय केस एबीसी. क्या हो? नहीं समझ में आया तो बोला पूछो बेटा, क्वेश्चन के आंसर गलत मत करिए. आई एम नॉट हैप्पी. ये भी सही नहीं कराया आपने. ओनली 75% रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट नाउ. मैं खटकलाल की बोतल खरीद के लानी है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए. इफ यू वांट आई कैन इंक्रीज द पोल टाइम. मास्टर सर आए नहीं पूछे। मास्टर है ना मैं कर रही है। बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा. ओनली 70% स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड. व्हाई? द प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स. नो, इट इज द पार्ट. यस. A is false, R is true. चलो दूसरी तरह का भी करती है। C will be the correct answer. Next question. એવું કલ્પના છે ને 10 બજે છે ને जैसे CIA C will be the correct answer. Objectives. एक आंसर दिखा दो यार मुझे 90% का. आप लोग बहुत समझदार हो यार. ज़ोडिएक होरोस्कोप. हाँ, ज़ोडिएक साइन. ये क्वेश्चन आप लोग चैट में क्यों जवाब दे रहे हो? अगर विजिबल ना हो तो बता देना मुझे. नेक्स्ट टाइम. हर सेमेस्टर की फॉर्म भर देता हूँ ना, फोर्थ सेमेस्टर की फॉर्म भर देता है ना। फोर्थ सेमेस्टर की दिसंबर में एग्जाम होता है। भारतीय पद्धति की स्पेशल निकाल लेती है, नहीं भर सकते इसे। अब 13% बच्चे हैं जिन्होंने डी लगाया. अब डी लगाने वाले बच्चों को क्या सज़ा दी जाए बताइए. आप बताओ बेटा. क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रीएम्बल में एम्फोसाइज करता है, मतलब फोकस करता है टू द आइडिया ऑफ जस्टिस फॉर ऑल. सबके लिए न्याय होना चाहिए. फ्रीडम बताया था आपको. लिबर्टी करेक्ट हो जाएगा. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इज द करेक्ट आंसर. जो बच्चे 19% लगाए हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, बेटा एक्यूरेट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, सी हो जाएगा. ये मोर एक्यूरेट है. वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्फोसाइज नहीं कर रहा है आइडिया जस्टिस होनी चाहिए. सी विल बी. ये कथा कथा घूमे थे स्कूल। मतलब कोई जगह तो सब घूमे थे। केरा सुपर रतन पढ़ाई सी बैठे। सी अगेन. राइट. अनामिका वेरी गुड बेटा. पहले राउंड 2 में बेटा अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे. ट्रू और फॉल्स में ऐसे ही बता दीजिए आप चैट सेक्शन में कि ट्रू है या फॉल्स है. द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रू या फॉल्स. हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बट आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए ट्रू है. द प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स. बेटा फॉल्स. बिल्कुल सही. ये बताइएगा. द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ डैश नेशन. इसमें जो भी बच्चे इनमें से कुछ भी टाइप करेंगे सब सही होगा. सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब कुछ सही है. क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा. द प्रीएम्बल सीक्स टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस डैश ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. लिबर्टी या फ्रीडम दोनों सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिएगा बेटा. होल्स लगाएंगे पर
दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? शुड आई मूव? शुड आई मूव बच्चों? एक स्लाइड पढ़ने में इतना समय लगाओगे? इतनी सी स्लाइड है बेटा, ऐसा मत करो यार। एग्जाम में क्या करोगे यार तुम लोग? ऐसा ना करिए यार बेटा। आइए क्वेश्चन देखिएगा। बेटा लिबर्टी वर्ड तो आया है ना, तो लिबर्टी पे क्यों टैप करा आपने? लिबर्टी वर्ड तो है ना प्रियम्बल में, चेंज करिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सैंक्टिटी वर्ड मैंने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्लास 9 में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने? क्लास 9 की हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था। 1789 में वही रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। करेक्ट आंसर ए होगा बेटा। चलो ये तो मैंने नहीं बताया था, इसमें जिसने करा होगा सही किया होगा। अभिमन्यु ने सबसे तेज किया है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में तो पिटाई है तुम लोगों की, सही नहीं आया अगर आंसर। सोच समझ लो, जो ए सी डी जो भी लगा रहे हैं ना, समझ लो आप क्या करेक्ट आंसर देख लो, ए बी सी डी में से। मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सोच समझ लो, सोच समझ लो बेटा। सी इज द करेक्ट आंसर। अल्टीमेट अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब मैंने डेमोक्रेसी पढ़ाया तब भी बताया, प्रीएम्बल रीड करा रहे तब भी बताया। नहीं सही लगाना है आप लोगों को ना, चलिए कोई बात। ये बताइए, ये तो चलो क्लियर ही है, अब पोल लगा दे रही हूँ मैं, बट क्लियर है। इसमें भी गलत आंसर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। कलाकारी है बेटा आप लोगों के पास। विश्वानंद भारती जी, ठीक है। ये बताइएगा बेटा, प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है? प्रियम्बल हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर डाला? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से इंस्पायर हुए हम बेटा? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ देखने को मिलता है और जगह? आई एम वेरी श्योर पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने। बेटा इट इज़ नॉट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में और फंडामेंटल राइट्स में दोनों में हम यूएसए से इंस्पायर हुए। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अभी तक की लीडर बोर्ड में तानिया 13 वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। देन देयर इज अनन्या, नहीं आन्या, ऋषि, आन्या बहुत बढ़िया। मनिष्का इज ऑल्सो देयर। मनिष्का वेरी गुड परफॉर्मेंस, यू ऑल्सो अटेम्प्टेड 12 एंड गिवन 12 करेक्ट आंसर्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है आप लोगों का बच्चों, बहुत बढ़िया। वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। चलो इसके बाद क्लैट का ध्यान रखिएगा। क्लैट 2026 पैसेज, गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। मैं हट जा रही हूँ, ठीक है। ओहो, जैसे कि मैं बीच में आ रही हूँ, हटने का मतलब मुझे उधर जाना पड़ेगा, राइट? अभी ठीक है, अब ठीक होगा, है ना?
आंखें हमें ये रास्ता खोले, अब हम यहाँ से जाकर देखा सफात को, हमें करेंगे कैसे है संभाले जाता। Done, guys? Okay, बेटा? Last slide. Done ना? ठीक है. First question बेटा. First question on your screen. C is the correct answer. Both constitution and preamble were shaped in the light of each other. 68% result. रेशी सबसे तेज. Next question आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. समय शुरू होता है अब. करेक्ट आंसर सी है. फॉर्मल एनैक्टमेंट बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. इसको करना सीखो बेटा. करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे पैसेज में देखने को मिलता है थ्रू आवर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इन द अर्लीस्ट ड्राफ्ट प्रीएम्बल वाज समथिंग फॉर्मल, राइट? इसका सबसे तेज जवाब जो है प्रज्ञा ने दिया है. बहुत बढ़िया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. आई जस्ट पुट द पोल. वेरी गुड बेटा. जस्टिस मॉरल लीगल एथिकल ये नहीं दिया गया. जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दिया गया, राइट? 70% खाली क्लास पार्टिसिपेशन था. क्यों कतरा रहे हो आप लोग जवाब देने में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये क्वेश्चंस क्लैट के क्वेश्चन हैं. सो समथिंग विच यू कैन ईजिली अटेम्प्ट. नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट, आपकी गलती है. रिवाइज करिए, मेहनत करिए, फिर से आइए, फिर से मेहनत, है ना? सॉवरन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. करेक्ट आंसर ए. ऋषि ने सबसे तेज जवाब दिया है. आगे क्वेश्चन देखिएगा बेटा. ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्लियर किया इन्होंने लास्ट में पैसेज में. देखिए
In a statement, secretary members on observe that preamble was covered more or less by the objectives, which was fine. थोड़ा बहुत modification. करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए। ऋषि ने सबसे तेज जवाब दिया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। बेनेगल नरसिंह राव के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइजर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 37% ए कह रहे हैं। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या करें इस टाइम पे, ये सोच के कि बच्चों को पता ही नहीं मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे वक्त के बारे में। ऋषि ने सबसे जवाब दिया है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। लीडर बोर्ड पे देखा जाए तो पारस हैं 19 में 18, भाई साहब तानिया 19 में 18। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ तानिया आपका? प्रज्ञा आप भी बताओ। तो पारस, तान्या, प्रज्ञा, ऋषि, अन्या, अजमोल, अनामिका, पलक, अनन्या एंड संजना, ये सभी बच्चे हैं लीडर बोर्ड में आज के। बेटा आज के सेशन में हमने क्या किया? हमने बेटा प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा। प्रीएम्बल के हमने 2 मेजर केस लॉज देखे। ये बेरुबरी का केस देखा जहाँ पे हमने देखा कि प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया था। फिर केशवानंद भारती केस देखा जिसमें प्रीएम्बल को पार्ट हमने माना। 1976 में हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये बेटा प्रीएम्बल है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है और एक प्रीफेस की तरह होता है। ये नॉन एनफोर्सेबल होता है या नॉन जस्टिसेबल होता है। ठीक है बेटा, चलो बेटा मेरी तरफ से इतना ही है। होमवर्क आपका ये है कि रिवाइज ज़रूर कर लेना लेक्चर 1 और लेक्चर। मिलेंगे फिर कभी ज़िंदगी रही तो, तब तक के लिए मेरी तरफ से बच्चों अलविदा।